विद्यादायिनि नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो एवरीवन, लेट्स प्रोसीड विद द अमेंडमेंट। जो लास्ट हमारी अमेंडमेंट्स रह गई हैं दैट इज रिलेटिंग टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। यू काइंडली कम टू पेज नंबर 52 ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट। अब कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इफ यू कैन रिकलेक्ट, तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का जो हमने डिस्कशन किया था, तो हमने डिस्कस किया था इसमें कुछ स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटीज कुछ स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटीज जो कि हर इंपोर्ट पर इन जनरल नहीं लगाई जाती, रेदर देन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में लगाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस दिखाई देंगी तो कुछ स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए जाने के बारे में कस्टम टैरिफ एक्ट में प्रोविजन थे। मैं आपको रिकलेक्ट कराता हूं। एक ड्यूटी आपने पढ़ी थी सेफगार्ड ड्यूटी, सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में ये लगाई जाती थी। ये तब लगाई जाती थी अगर इंपोर्ट सडनली इंडिया में बढ़ जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ब्रीथिंग स्पेस देने के लिए ये ड्यूटी जो थी फॉर टेम्परेरी बेसिस पर कुछ समय के लिए लगाई जाती थी। एक ड्यूटी आपने पढ़ी थी एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 9 में ये लगाई जाती थी, और ये तब लगाई जाती थी जब गवर्नमेंट को ये दिखाई दे कि कोई एक्सपोर्टर है जो कि गुड्स को इंडिया में डंप कर रहा है, डेलिबरेटली सस्ते रेट पर बेच रहा है विद द ऑब्जेक्टिव कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो नुकसान पहुंचा सके, तो फिर उसके डंपिंग के इंपैक्ट को इरेज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी वो लगाई जाती थी। एक ड्यूटी आपने और पढ़ी थी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, ये सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में लगाई जाती थी। ये तब लगाई जाती थी जब गवर्नमेंट को ये दिखाई दे कि कोई कंट्री है जो कि अपने यहां एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी देकर के वो उनको ये इंकरेज कर रही है कि सब्सिडाइज रेट पर वो इंडिया में सस्ता सामान बेचे, और जब ये सस्ता सामान इंडिया में आए तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी करे, तो उस सिचुएशन में जो था सेंट्रल गवर्नमेंट सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल उस सब्सिडी के इंपैक्ट को एलिमिनेट करने के लिए लगाती थी। अब ये जो 3 स्पेशल ड्यूटीज थी, इनमें एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सेक्शन 9A में लगाई जाती है एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल जो सेक्शन 9 में इंपोज की जाती है, इन 2 सेक्शंस में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के रिलेशन में जो हुई है उसको समझिएगा। इसके लिए मैं अगर आपको रफली बोलूं ये अमेंडमेंट है क्या, तो एक लाइन में ये अमेंडमेंट ये है कि सेफगार्ड ड्यूटी के इंपोजिशन के कंपैरिजन में एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के इंपोजिशन में कुछ प्रोविजन में डिफरेंस था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। उस यूनिफॉर्मिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के सेक्शन 9A एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के सेक्शन 9 में चेंजेस किया है, और उन अमेंडमेंट से उन्होंने प्रोविजन अब तीनों ही सेक्शन में जो है वो यूनिफॉर्म कर दिए हैं। अब अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 8, सेक्शन 9A एंड सेक्शन 9 में
एक पर्टिकुलर चीज के ट्रीटमेंट को लेकर के यूनिफॉर्मिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई है। वो चीज क्या थी वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। समरी अमेंडमेंट में टेबुलर फॉर्मेट में मैंने इसे प्रेजेंट किया है, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्री अमेंडमेंट पोजीशन एंड पोस्ट अमेंडमेंट पोजीशन। प्री अमेंडमेंट पोजीशन जहां ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म नहीं था इन तीनों ड्यूटीज में, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी। नाउ सेक्शन 8B जिसमें सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती थी, थोड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ी सिंपल अमेंडमेंट। सेक्शन 8B में सेफगार्ड ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी बाय नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट को अगर यह दिखता था कि बाहर से गुड्स बहुत सस्ते आ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली इंपोर्ट सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान कर रहे हैं, तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ब्रीथिंग स्पेस देने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जो थी वो लगाई जाती थी। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा, सेफगार्ड ड्यूटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था? सस्ते इंपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान कर रहे होते थे, तो उस पर्पस के लिए ड्यूटी लगाई जाती थी। अब सेफगार्ड ड्यूटी में एक प्रोविजन था, वो प्रोविजन ये कहता था अगर जो बाहर से सस्ते इंपोर्ट हो रहे हैं वो इंपोर्ट अगर 100% EOU या SCZ कर रही है, सुनिएगा ध्यान से, वो इंपोर्ट अगर 100% EOU या SCZ कर रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर SCZ, वो जनरली कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? ये यूनिट वो होती है बेटा जो कि एक्सपोर्ट्स करती हैं। तो ये अगर कोई इंपोर्ट कर रही है और जनरली ये यूनिट एक्सपोर्ट्स का काम करती है, तो जो भी इन्हें सस्ता मिल रहा है क्या वो इनको एक्सपोर्ट सस्ता करने में मदद करेगा? यस। और अगर एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि सस्ते एक्सपोर्ट होंगे तो बाहर की मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट अगर EOU या SCZ यूनिट कर रही है तो वो उनके भले की बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह कहा था सेफगार्ड ड्यूटी के इंपोजिशन का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन इन जनरल 100% EOU के इंपोर्ट और SCZ के इंपोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एंड होपफुली लॉजिक आपको क्लियर है, वो इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों यूनिट अगर सस्ते इंपोर्ट कर रही है तो इन्होंने उससे आगे एक्सपोर्ट ही करना है, तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि ये जो इंपोजिशन होगा सेफगार्ड ड्यूटी का वो करेंगे तो दूसरे इंपोर्टर्स के ऊपर तो अप्लाई होगा, बट 100% EOU और SCZ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने एक सिचुएशन विजुलाइज करी थी कि हो सकता है 100% EOU या SCZ यूनिट वो जब इन सस्ते इंपोर्ट को कर रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन सस्ते इंपोर्टेड गुड्स को वो एक्सपोर्ट ना करें, रेदर देन वो इंडिया में बेच दे। या तो जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं सस्ते उनको एज इट इज बेच दे, या उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसको वो इंडिया में बेच दे। देखिएगा नॉर्मली वो ऐसा नहीं करती, नॉर्मली तो वो एक्सपोर्ट ही करती है, बट हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट ना करे, उन सस्ते गुड्स को एज सच इंडिया में बेच दे, या फिर उनसे बना करके गुड्स जो है वो इंडिया में बेच दे। अगर 100% EOU या SCZ यूनिट ऐसा करती है तो फिर क्योंकि अब वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रही हैं, सस्ते इंपोर्ट से सस्ती बनी हुई चीज इंडिया में सस्ती बिक रही है, तो फिर डेफिनेटली ये इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान करेगी। तो इसलिए सेक्शन 8B में ये प्रोविजन थे कि नॉर्मली जो सेफगार्ड ड्यूटी का नोटिफिकेशन है वो इंपोर्ट बाय EOU या इंपोर्ट बाय SCZ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर लेटर ऑन ये पाया जाता है कि उन्होंने उन गुड्स को एज सच इंडिया में बेचा या उससे बने हुए गुड्स को इंडिया में बेचा, देन इन दैट सिचुएशन जो सेफगार्ड ड्यूटी होगी वो उन इंपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी जो ड्यूटी तब नहीं ली थी, वो इंडिया में बेचे जाने वाला काम जब होगा तब ले ली जाएगी। ये बात के प्रोविजन सेक्शन 8B में थे। तो मैंने यहां टेबल में क्या लिखा, इंपोर्टेड गुड्स जो सस्ते आए अगर वो क्लियर कराए गए एज सच या एज अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स टू DTA, कहां से? बाय SCZ यूनिट या फिर 100% EOU, तो फिर सेक्शन 8B ये कहता था उस सिचुएशन में इन गुड्स के ऊपर ये नोटिफिकेशन जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 8B का ये कॉरेस्पॉन्डिंग सबसेक्शन 6 है बेटा, जिसमें ये बातें लिखी हुई थी। ये कहता था नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग
जो सेफगार्ड ड्यूटी का नोटिफिकेशन इशू होता है अंडर सबसेक्शन 1 या सेफगार्ड मेजर्स जो भी सबसेक्शन 2, 3 या 4 या 5 में बोले गए थे, नोटिफिकेशन या सेफगार्ड मेजर्स जो होंगे दे शैल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू एससीजेड। नॉर्मली तो वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बट आगे ये क्या कहता था, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल इन सच नोटिफिकेशन और सच इंपोजिशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में कहा कि नहीं ये इनके इंपोर्ट के ऊपर अप्लाई होगा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट किसी स्पेशल रीजन से अप्लाई कराना चाहती है तभी अप्लाई होगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर द आर्टिकल इंपोर्टेड इज आइदर क्लियर्ड एज सच इनटू डीटीए, जो गुड्स इंपोर्ट किए वो एज सच इंडिया में क्लियर कर दिए इन्होंने, या दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर्ड इन द डीटीए, देन तब नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा। एंड इन सच केसेस safeguard duties shall be levied on that portion of the article so cleared or so used as was leviable when it was imported into India। तो वेरी सिंपल, नॉर्मली सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स जो भी लगाए जाते हैं वो इंपोर्ट बाय ईओयू और एससीजेड के ऊपर अप्लाई नहीं होते, लेकिन दो केसेस में हो सकते हैं। वन, अगर नोटिफिकेशन इशू करते टाइम गवर्नमेंट ने क्लियर कट कह दिया नहीं अप्लाई होंगे, हम चाहते हैं तो अप्लाई होंगे, नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। दूसरा केस, या फिर वो गुड्स पोस्ट इंपोर्टेशन ईओयू या एससीजेड एज सच या उनसे बने हुए गुड्स उनको डीटीए में क्लियर कर देती है, तब ड्यूटी इंपोज की जाएगी, डेफिनेटली की जाएगी। एंड उस टाइम पर इंपोज कितनी की जाएगी, उतना ड्यूटी इंपोज कर दिया जाएगा जितना इंपोर्टेशन के टाइम पर एप्लीकेबल था। तो ऐसे एन एग्जांपल, अगर ईओयू ने 10,000 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट किया जिस पर सेफगार्ड ड्यूटी थी, तो इंपोर्टेशन के टाइम पर नहीं लगाई जाएगी, बिना सेफगार्ड ड्यूटी के उसे गुड्स दे दिए जाएंगे और उससे उम्मीद रखी जाएगी कि वो इसका यूज एक्सपोर्ट के लिए करे। अगर वो एक्सपोर्ट के लिए कर देती है, बात खत्म। बट अगर उस 10,000 ऑफ आर्टिकल एक्स में से लेट्स सपोज वो 5,000 इंडिया में बेच देती है, 5,000 एक्सपोर्ट करती है, तो जो उसने इंडिया में बेचा 5,000, उसकी प्रोराटा जो ड्यूटी इंपोर्टेशन के टाइम पर बनती थी वो अब इसे पे करनी पड़ेगी। इट वॉज अ वेरी लॉजिकल एंड रेलिवेंट प्रोविजन। सेक्शन 8B में ये सबसेक्शन 6 कहता था, ये एज इट इज है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने इसमें एक काम किया है, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी है जिसमें ईओयू का क्या मतलब होगा वो बताया गया है एंड एससीजेड यूनिट का क्या मतलब होगा वो बताया गया है। ये स्टूडेंट लेवल पर आपके लिए किसी भी एंगल से रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज आप अपने आप में 100% ईओयू और एससीजेड का मतलब समझते हैं। बाकी थ्योरेटिकली रीडिंग के पर्पस के लिए इन्होंने क्या बोला, 100% ईओयू क्या होती है, इसका वो मतलब होगा जो कि एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बताया गया है। अब सेंट्रल एक्साइज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी एक्सप्लेनेशन 2 में क्या मतलब बताया गया है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बट आपको मैंने ईओयू का बेसिक मतलब बता रखा है, आपकी वही अंडरस्टैंडिंग चलनी है। दूसरा, एससीजेड का क्या मतलब होगा, तो वो कह रहे हैं एससीजेड का वही मतलब होगा जो सेक्शन 2ZA ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बताया हुआ है। अगेन, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो डिटेल में नहीं जाना है। एससीजेड का आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे रखी है वो आपको पता है। तो कहने का मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रैक्टिकल एंगल से तो ठीक है, बट आपके स्टूडेंट के एंगल से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आपके दिमाग में ईओयू और एससीजेड की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हाँ सेफगार्ड ड्यूटी के नोटिफिकेशन इन पर नहीं लगते अनलेस वो इंपोर्टेड गुड्स का इंडिया से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये जो कहानी सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर के लिखी हुई थी सेक्शन 8B में, अगर हम बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटी की या फिर हम बात करें सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल की, तो बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी वो भी गवर्नमेंट कब लगाती थी, जब कोई एक्सपोर्टर इंडिया में सस्ते आर्टिकल बेचता था, डंपिंग करता था, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी होती थी। ऐसे ही सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल कब लगाई जाती थी, जब कोई कंट्री अपने यहां एक्सपोर्टर को सब्सिडी देती थी, जिस सब्सिडी की वजह से वो एक्सपोर्टर प्रोडक्ट्स को इंडिया में सस्ता बेचते थे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान करते थे। तो अकॉर्डिंगली ये दोनों ड्यूटी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होने की वजह से लगाई जाती थी। तो इन दोनों के लिए भी सिमिलर प्रोविजन जो अभी मैंने आपको ईओयू या एससीजेड को लेकर के बताए वो होने चाहिए थे। पर
अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। सिमिलर प्रोविजन होने चाहिए थे बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो सेक्शन 9A में लगती है, तो सेक्शन 9A ने ईओयू के लिए तो ये बातें लिखी हुई थी बट एससीजेड के लिए नहीं लिखी हुई थी। और अगर हम बात करें सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल की जो सेक्शन 9 में लगती है, तो सेक्शन 9 ने ईओयू एज वेल एज एससीजेड दोनों के लिए ही ये बातें नहीं लिखी हुई थी। लॉजिकली सेफगार्ड ड्यूटी में जो लिखा गया था वो एडीडी और सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल में भी लिखा जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म प्रोविजंस नहीं थे। अब अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट बड़ी सिंपल हुई है, प्रोविजंस को जो है वो यूनिफॉर्म कर दिया गया है। एडीडी के लिए ये बात सिर्फ ईओयू को लेकर के लिखी गई थी, एससीजेड मिसिंग था, तो अमेंडमेंट करके वहां पर एससीजेड इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सीवीडी को लेकर के ये प्रोविजन था ही नहीं, ऐसा सबसेक्शन था ही नहीं, तो वो सबसेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि ईओयू और एससीजेड दोनों की बातें करता है। बड़ा सिंपल चेंज। तो अगर अमेंडमेंट के बाद की बात करूं तो अमेंडमेंट के बाद सेफगार्ड ड्यूटी हो या एंटी डंपिंग ड्यूटी हो या सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है, तीनों के लिए सिमिलर प्रोविजन जो है वो इंसर्ट कर दिए गए हैं। एज अ स्टूडेंट आपके लिए आसान है, पहले थोड़ा इंफेसिस से अलग अलग याद रखना पड़ता था, अब आपको वो रखने की जरूरत नहीं बिकॉज प्रोविजन जो है वो सिमिलर है। आज की डेट में ईओयू या एससीजेड ने अगर कोई आर्टिकल इंपोर्ट किया, उस आर्टिकल पर सेफगार्ड ड्यूटी है या एंटी डंपिंग ड्यूटी है या सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है, इंपोर्ट क्लियरेंस कराते टाइम नहीं पे करनी। उनको आप यूज करें, एक्सपोर्ट मटेरियलाइज करें, इशू इज ओवर। बट अगर आप उनको डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं या उनको यूज करने पर बने हुए गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं, तो फिर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो ड्यूटी है सेफगार्ड, एंटी डंपिंग या सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल आज की डेट में जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कस्टम टैरिफ एक्ट। आई होप दिस इज प्रिटी सिंपल। तो वर्ड्स का एडिशन हुआ एंटी डंपिंग ड्यूटी के केस में एंड सीवीडी के केस में सबसेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट पेज पर सब्सिडाइज आर्टिकल के केस में सबसेक्शन था ही नहीं, तो सबसेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी के केस में 100% ईओयू का सिर्फ डिस्कशन था और था ही नहीं, तो उस डिस्कशन को जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव्ड बाय ईच ऑफ यू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट अमेंडमेंट। अब ये जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9 है, सब्सिडाइज आर्टिकल सेक्शन 9। इन दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ चेंजेस कुछ और भी किए गए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करते टाइम एंटी डंपिंग ड्यूटी का लेट्स सपोज बेस बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज ध्यान में रखिएगा सिमिलर चेंजेस, एग्जैक्टली सिमिलर चेंजेस जो हैं वो सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल में भी किए गए हैं। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन फर्दर चेंजेस, आपको मैं अगर डिफरेंस पूछूं एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सेक्शन 9A में लगती है एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल जो सेक्शन 9 में लगती है, इनमें क्या फर्क है? तो आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्सपोर्टर किसी कंट्री में डेलिबरेटली अगर वो इंडिया में जो एक्सपोर्ट करता है उसको सस्ते रेट पर करना स्टार्ट कर देता है। हमने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी जब एक्सप्लेन करी थी तो कुछ इस तरीके से बताया था कि हमारा ये मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में ये एक्सपोर्टर है, वो जो गुड्स है उन गुड्स को यूएसए में जब बेचता है तो लेट्स सपोज वो 100 रुपीस के प्राइस पर बेच पाता है। अपनी डोमेस्टिक मार्केट में इजीली वो बिना किसी सरदर्द के 100 रुपीस पर इन गुड्स को बेच सकता है। इसको हम बोलते थे नॉर्मल वैल्यू। अब अगर कोई पर्सन अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बैठ करके आराम से 100 रुपए पर गुड्स को बेच पाता है तो लॉजिकली वो कोई दूसरी मार्केट तब ट्राई करेगा जब उस मार्केट में उसको इस 100 रुपए से ज्यादा का प्राइस मिले। दिस इज अ नॉर्मल अजम्पशन। हम घर बैठे अपने गुड्स यहां पर बिना किसी सरदर्दी के 100 रुपए के बेचवा रहे हैं, तो दूसरी मार्केट में हम तभी जाएंगे जब हमें उससे ज्यादा का रियलाइजेशन हो।
अब लेकिन अगर ये ज्यादा प्राइस के साथ इंडिया में गुड्स को उतारता है तो इसे ये दिखाई देता है कि इसके गुड्स की लैंडेड कॉस्ट जो होगी इंडिया में वो ज्यादा रहेगी और उस प्राइस के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंडिया की ये कंपीट नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या किया, इसने एक चाल चली, इसने उन गुड्स को इंडिया में 60 रुपए पर एक्सपोर्ट करने का मन बना लिया। थोड़ा ताज्जुब होगा, घर बैठे 100 रुपए मिल रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट में 60 रुपए बेच के क्या करोगे। तो इसकी इंटेंशन परहैप्स ये रही होगी कि जब ये 60 रुपए पर इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो इन गुड्स की इंडिया में लैंडेड कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड्स अब कॉस्टलियर नजर आएंगे और लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड्स की बजाय इसके गुड्स की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से इसका इंडियन मार्केट में अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा कब्जा हो जाएगा। उसने इस इंटेंशन के साथ सस्ता बेचना स्टार्ट किया। उसके इस काम को हम क्या बोलते थे कि वो डंपिंग कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द गुड्स की उसके लिए अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट प्राइस कम रख करके बेचता है तो फिर हम बोलते थे वो डंपिंग कर रहा है, और हम पूछते थे जी कितने मार्जिन से वो डंपिंग कर रहा है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ डंपिंग, तो वो इनका डिफरेंस होता था। इस एग्जांपल में ये हो गया 40। डंपिंग का बेसिक रीजन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, लैंडेड कॉस्ट कम होगी, इंपोर्टेड गुड्स चीपर हो जाएंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 9A में गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, अगर एक्सपोर्टर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके उस डंपिंग के इंपैक्ट को कैंसिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती थी अंडर सेक्शन 9A इंपोजिंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये आपकी मैक्सिमम इंपोज की जा सकती थी ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग। इसमें आपको एक खास बात बताया था, अगर उसकी डंपिंग से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी नहीं हो रही है, वो सस्ता बेच रहा है लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं हो पा रहा है, तो फिर ड्यूटी नहीं इंपोज की जाएगी। पर अगर नुकसान हो रहा है तो ये ड्यूटी इंपोज की जाएगी। इन केस कम ड्यूटी इंपोज करके इंजरी टेक केयर हो रही है तो कम इंपोज कर दी जाएगी। ये था बेटा आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी का बेसिक जो आपने पढ़ा था। इसके कंपैरिजन में सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल की क्या स्टोरी थी, वो ये थी एक्सपोर्टर घर बैठे 100 रुपए कमा रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाहर सस्ता बेचूं, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट उससे कहती है तुम इंडिया 60 रुपए का बेचो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे 50 रुपए की, लेट्स सपोज। तो अब अगर ये 60 का इंडिया में बेचता है और गवर्नमेंट इसे 50 की सब्सिडी देती है, मतलब इसको टोटल 110 मिल गया। नॉर्मल वैल्यू कितनी है 100, जबकि अब ये एक्सपोर्ट करेगा तो कितना कमाएगा 110। तो क्या ये एक्सपोर्ट कर देगा? यस। तो अब ध्यान में रखिएगा, इसने कोई लॉस नहीं लिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी जिसकी वजह से इसने सस्ता बेचा। अब अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास से पावर थी कि भाई ये तो फॉरेन गवर्नमेंट डेलिबरेटली गुड सस्ते बिकवा रही है, तो अगर ये सिचुएशन सामने आएगी तो गवर्नमेंट सेक्शन 9 में ये पावर रखती थी कि वो नोटिफिकेशन से सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल इंपोज कर सकती है, और ये मैक्सिमम कितनी लगाएगी, जितने की सब्सिडी दी जा रही है। अगर सब्सिडाइज आर्टिकल होने के बावजूद भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर नहीं लगाएंगे, बट अगर नुकसान हो रहा है तो लगाएंगे। और अगर नुकसान कम से टेक केयर हो जाएगा तो हम सब्सिडी की अमाउंट की नहीं बल्कि कम की ड्यूटी लगाएंगे। ये सिस्टम था जो कि आपने पढ़ा हुआ था। तो 9A में नोटिफिकेशन इशू करके एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर एक्सपोर्टर खुद से सस्ता बेच रहा है, एंड 9 में नोटिफिकेशन इशू करके सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देकर के सस्ता जो है वो बिकवा रही है। आई होप ये प्रोविजन आप रिकलेक्ट कर पाते हैं। यस। अब सेक्शन 9A एंड सेक्शन 9 दोनों में ही सिमिलर प्रोविजंस होते थे काफी हद तक, और दोनों में ही कुछ अमेंडमेंट की गई है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बात करता हूं सेक्शन 9A की। 9A को बेस बना के बताऊंगा, सेम अमेंडमेंट सेक्शन 9 में है। अब बेटा ये जो सेक्शन 9 था जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जाती थी, तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन इशू किया, उन्हें दिखाई दिया एक्सपोर्टर खुद से सस्ता बेच रहा है, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर मिस्टर ई यूएसए का जब आर्टिकल एक्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा डंप करके, तो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया ऐसे आर्टिकल एक्स
जो इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम मिस्टर ई, उसके ऊपर जो होगी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होगी वो इंपोज की जाएगी। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी का एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए आपने रेलेवेंट प्रोविजन सब पढ़ रखे हैं। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन से तय किया जाता है कि कितने की डंपिंग है और कितने की इंजरी है, फिर उसके हिसाब से लोअर ऑफ द टू का जो है वो इंपोजिशन किया जाता है। वो नोटिफिकेशन बता देता है कि इतने अमाउंट की एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करनी है। तो गवर्नमेंट ने जब इसके गलत काम को देखा तो उन्होंने नोटिफिकेशन से वो अमाउंट बता दिया, इतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी जब भी ये डंप्ड आर्टिकल का इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा। लॉजिक क्या है, इस एक्स्ट्रा ड्यूटी से अब ये गुड्स महंगे हो जाएंगे, उधर डंपिंग से सस्ते किए थे, इस एक्स्ट्रा ड्यूटी से ये महंगे हो जाएंगे और फिर वो जो इंजरी वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जब कभी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, याद कीजिएगा ये हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़े थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस ड्यूटी से बचने के लिए, इस नोटिफिकेशन में जो इंपोजिशन किया गया है इससे बचने के लिए ये जो एक्सपोर्टर हैं कुछ नए नए तरीके इजाद कर देते थे। क्या इजाद कर देते थे, नोटिफिकेशन कह रहा है आर्टिकल एक्स के इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो आर्टिकल एक्स जो कि यूएसए के मिस्टर ई से इंपोर्ट किया गया है। तो अब इस नोटिफिकेशन के दायरे से बचने के लिए कुछ काम इस तरीके से कर दिए जाते थे। वो क्या करते थे, वो जो प्रोडक्ट भेजते थे उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते थे। ड्यूटी किस पे लगी है, आर्टिकल एक्स पर। अगर हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे कि आर्टिकल एक्स नहीं आया कुछ और आया है तो नोटिफिकेशन से वो बच जाएगा। या हम उसको असेंबल्ड फॉर्म में नहीं अनअसेंबल्ड फॉर्म में इंपोर्ट कर लेते थे और हम कह देते थे जी आपने तो आर्टिकल एक्स के ऊपर लगाई है, ये तो पार्ट्स आए हैं बेसिकली, तो इसके ऊपर ड्यूटी इंपोज नहीं होगी। या फिर और अगर आपको याद हो तो इसमें हम ऐसा कर देते थे, जो गुड्स थे वो डायरेक्ट यूएसए से ई नहीं भेजता था, ई उसको किसी दूसरी कंट्री में भेज देता था तो उस कंट्री से मिला लेते थे हम इंडिया में। और हम ये कहने की कोशिश करते थे कि देखिए ड्यूटी तो लगी है जब यूएसए से ये इंपोर्ट होंगे, बट इस केस में तो किसी दूसरी कंट्री से आए हैं, तो इस तरीके से हम एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचाने का काम करते थे। आपको आई होप ये याद आ गया होगा। इस तरीके के काम को नोटिफिकेशन अप्लाई ना हो उसके लिए हम ये जो तरीके के काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, अनअसेंबल्ड फॉर्म में मंगा लिए या किसी दूसरी कंट्री से रूट करके इंडिया में मंगा लिए, इन कामों का किया जाना इसको हम बोलते थे सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो भी तरकीब अपनाई जाती थी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता था, सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के नोटिफिकेशन को डिफीट करने का काम किया जा रहा है, उससे अपने आप को बाहर रखने का काम किया जा रहा है। और ये बातें गवर्नमेंट को भी दिखाई दे रही है। तो वो ये कहते थे अगर सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी हुआ तो गवर्नमेंट एंटी सरकमवेंशन मेजर्स जो होगा वो अप्लाई करेगी। एंटी सरकमवेंशन मेजर अप्लाई करेगी मतलब वो कुछ ऐसा तरीका अडॉप्ट करेगी जिससे ये सरकमवेंशन की जो कोशिश की जा रही है, अवॉइडेंस की जो कोशिश की जा रही है, वो डिफीट हो जाए। और गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, सेक्शन 9A में भी थी एंड सेक्शन 9 में भी थी, कि अगर उन्हें यह दिखाई दे इन्वेस्टिगेशन पर कि इस तरीके से सरकमवेंशन किया जा रहा है, तो ये अगर उन्हें दिखाई देगा तो वो अपना ओरिजिनल एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोजिशन का जो नोटिफिकेशन था उसको एनी ये जो सिचुएशन थी इन सिचुएशंस पर भी एक्सटेंड करवा देंगे। हमने एक्स के इंपोर्ट को एनालाइज करके एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन इशू किया। अगर इसको सरकमवेंट करने की कोशिश की जा रही है बाय अडॉप्टिंग सच डुबिशियस मीन, तो अगर हमने इन तरीकों को पकड़ लिया तो हम एज एन एंटी सरकमवेंशन मेजर उस नोटिफिकेशन को उन सिचुएशन पर भी एक्सटेंड कर देंगे। मतलब हम कह देंगे कि आप आर्टिकल एक्स किसी और डिस्क्रिप्शन से भी लाए हो तो भी अप्लाई होगा, अनअसेंबल्ड फॉर्म में लाए हो तो भी अप्लाई होगा, किसी दूसरी कंट्री से रूट करके लाए हो तो भी अप्लाई होगा। हम इस तरीके से अपने नोटिफिकेशन में बोल देंगे। इसे हम बोलते हैं एंटी सरकमवेंशन। इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। और जो बात सेक्शन 9A में लिखी हुई है वो वही बात जो है वो सेक्शन 9 में सब्सिडाइज आर्टिकल के रिस्पेक्ट में भी कही गई थी। एंटी सरकमवेंशन के प्रोविजंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल सेक्शन 9 दोनों में मौजूद थे। नाउ अब इसमें एक चेंज किया गया है। वो चेंज क्या किया गया है
सुनिएगा, बड़ा सिंपल चेंज किया गया है। ये प्रोविजन पहले से ही थे, ये अब चेंज किए गए हैं। चेंज क्या किए गए हैं वो सुनिए। देखो, मानो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने कंप्लेंट करी थी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन होती थी आपको पता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी या सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गलत कामों से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपॉइंट कर दी थी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यह कहा था कि अगर आपको कभी भी लगे डंपिंग से आपको नुकसान हो रहा है या सब्सिडी दिए जाने की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अपनी कंप्लेंट दे देंगे। और ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जब आप कंप्लेंट देंगे तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी आपकी कंप्लेंट पर, और इन्वेस्टिगेशन से जब ये सेटिस्फाइड होगी कि हां डंपिंग हो रही है या सब्सिडी दी जा रही है नुकसान वाली, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो अपने नोटिफिकेशन जो है वो इशू करेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए सेक्शन 9A में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंपोज हो जाएगी। सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के लिए सेक्शन 9 में नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये इंपोज हो जाएगी। हो गई जी इंपोज। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है? इन ड्यूटीज की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और अब उन्हें प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये देखती है कि वही आर्टिकल दूसरे तरीके से इंडिया में आ रहे हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी या सब्सिडाइज आर्टिकल के नोटिफिकेशन को सरकमवेंट किया जा रहा है, तो बेटा उस केस में डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अप्लाई करेगी और अब की बार वो क्या बोलेगी, जी आपने ड्यूटी तो लगाई थी, वेरी गुड, बट वो सरकमवेंट की जा रही है, तो हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इस सरकमवेंशन को क्रॉस चेकअप करें। तो अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, फिर से एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? सरकमवेंशन हो रहा है या नहीं उस चीज को फाइंड आउट करना, और अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना कि वो एंटी सरकमवेंशन मेजर लगाए, मतलब नोटिफिकेशन में बदलाव करके इन सिचुएशन के ऊपर भी नोटिफिकेशन को अप्लाई कर दे। यही होगा, ठीक। तो कहानी में आगे ये बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को बोला सरकमवेंशन हो रहा है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने फिर से एंटी सरकमवेंशन इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ये पाया कि हां सरकमवेंशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे दी एंटी सरकमवेंशन मेजर्स अप्लाई करने के लिए। नाउ क्वेश्चन ये आता था, एंटी सरकमवेंशन मेजर गवर्नमेंट जो होगी अब वो एंटी सरकमवेंशन के लिए जो कदम उठाएगी, जो नोटिफिकेशन में स्टेप लेगी, वो कब से लेगी? कब से लेगी? क्या वो बैकडेटेड लेगी या वो जो एंटी सरकमवेंशन मेजर्स का नोटिफिकेशन आएगा वो उस दिन से इफेक्टिव होंगे? वो उस दिन से इफेक्टिव होंगे। तो बेटा पहले इस बात को लेकर के लॉ में कोई लीगल क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है। अब अमेंडमेंट ये की गई है, दोनों ही सेक्शन में अमेंडमेंट की गई है। सरकमवेंशन को लेकर के जो भी सब सेक्शन बात करता था उसमें अमेंडमेंट की गई है और उसमें यह कहा गया है कि वो इन नोटिफिकेशंस को आज इशू कर रहे हैं, लेकिन वो इसे पीछे से अप्लाई करा सकते हैं, वो इसे बैक डेटेड अप्लाई करा सकते हैं। क्वेश्चन आया बैक डेटेड कब से? तो बैक डेटेड वो इसे अप्लाई करा सकते हैं, बट जिस दिन से ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी एंटी सरकमवेंशन वाली, मैक्सिमम उस दिन से। वो बहुत ज्यादा बैकडेटेड अप्लाई नहीं करा सकते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कंप्लेंट आई, उसके बेसिस पर सरकमवेंशन वाली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, वो जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट हुई वहां से मैक्सिमम बैकडेटेड जो है वो ये एप्लीकेबल कराया जा सकता है। ये प्रोविजन जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा, सरकमवेंशन ऑफ एडीडी एंटी डंपिंग ड्यूटी, सरकमवेंशन ऑफ सीवीडी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए सरकमवेंशन के प्रोविजन 9A 1A में थे एंड सीवीडी के लिए सेक्शन 9 1A में थे। ठीक है, पढ़ता हूं जरा। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेस पढ़ रहा हूं। 9A 1A टेक्स केयर ऑफ सिचुएशन वेयर एडीडी इज sought to be circumvented. It provides that where ADD has been levied on any article but certain situation have taken place resulting into circumvention of ADD, then central government can extend the levy of ADD to such situation. अब जो अमेंडमेंट वाली बात है वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज एंटी सर्कमवेंशन मेजर रेट्रोस्पेक्टिवली।
However, the retrospective imposition cannot be earlier than the date of initiation of anti-circumvention investigation. ठीक है, तो शिकायत के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही होगी एंटी सर्कमवेंशन, उसके बाद नोटिफिकेशन आया होगा, तो जो नोटिफिकेशन है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाले दिन से इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकता है। ये बात जो है ये इंसर्ट कर दी गई है। लीगल लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहें तो सेक्शन 9 है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 55, यह सेक्शन 9 है, इसका सबसेक्शन 1A, इसमें एंटी सर्कमवेंशन की बात लिखी होती थी। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट में कंसीडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज टेकन प्लेस। कैसे अवॉइड की जा रही है? आइदर बाय अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल, और बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, या फिर by changing the country of origin or export or in any other manner whereby ADD so imposed is rendered ineffective। यही मैंने आपको बताया था। Then central government may extend the ADD to such article, जो भी नाम बदल करके आ रहा है, या फिर to an article originating in or exported from such country, जो कि अब दूसरी कंट्री से रूट किया जा रहा है, उस पर भी ये एडीडी एक्सटेंड कर दी जाएगी। पहले सिर्फ इतना ही लिखा होता था, अब इसके आगे अमेंडमेंट से ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि ये जो एडीडी इस तरीके से अब इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, इस चेंज आर्टिकल या फिर दूसरी कंट्री से जो आ रहे हैं उनके ऊपर ये किस डेट से की जा सकती है। पहले साइलेंट था लो, पर अब रेट्रोस्पेक्टिव पावर दी गई है, तो उसके लिए वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, फ्रॉम सच डेट as the central government may by notification specify। अब वर्ड क्या है? Not earlier than the date of the initiation of inquiry। तो गवर्नमेंट इसे किसी भी दिन से अप्लाई करा सकती है, पर जिस दिन से इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी उससे पहले से नहीं, मतलब मैक्सिमम इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी वाले दिन से वो इन मेजर्स को अप्लाई करा सकती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी गिवन but maximum from the date of the initiation of inquiry। I hope the point is well understood by each of you। Similar changes section 9 में कर दिए गए हैं। I am not taking up that language because as it is है तो वो आप अपने आप कर लेंगे। क्लियर है जी अमेंडमेंट? चले जी, फिर इन दोनों सेक्शन में एक और अमेंडमेंट हुई है, सेकंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस अमेंडमेंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। एंटी एब्जॉर्प्शन ऑफ एडीडी। अभी जो मैंने डिस्कस किया दैट वाज सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एक कंसेप्ट और इंटरनेशनली प्रिवेल करता था, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इसके प्रोविजन इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते थे बट हमारे डोमेस्टिक लॉ में नहीं थे। क्या कंसेप्ट होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वर्ड को पहले आप अपने माइंड में सेट कर ले, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके प्रोविजन हमारा जो कस्टम टैरिफ एक्ट में हमने जो सेक्शन बना रखे थे, हमने इसके प्रोविजन उसमें नहीं दे रखे थे, ऑल्दो इंटरनेशनली ये एग्जिस्ट करते थे। अब हमने क्या किया है, इंटरनेशनल प्रोविजंस के बेसिस पर अपने डोमेस्टिक ये जो सेक्शंस बने हुए थे इनमें इन प्रोविजंस को इंकॉर्पोरेट किया है। सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल में भी इंपोर्ट किया गया है एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी इंपोर्ट किया गया है। कंसेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, ये जो एक्सपोर्टर है घर बैठे 100 रुपए मिल सकते थे, अपनी कंट्री में आराम से बेचता, पर इंडिया की मार्केट में जाने का लालच था और इसे यह पता था कि इंडिया की मार्केट में अगर जाना है तो सस्ता बेचना पड़ेगा, क्योंकि तभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड्स की बजाय लोग इससे खरीदेंगे। तो इसने उस इंटेंशन के साथ एक्सपोर्ट प्राइस अपना कम रखा।
घर बैठे जो प्राइस मिल सकता था उससे एक्सपोर्ट प्राइस कम रखा, मतलब डंपिंग करी और इंडिया की मार्केट में अपने गुड्स को उतार दिया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने शिकायत करी कि देखो ये डेलिबरेटली सस्ता बेच रहा है क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहता था। इन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराई, इन्वेस्टिगेशन हुई, दोषी पाया गया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी वो इंपोज कर दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी इंपोज करेगी गवर्नमेंट? तो मैंने आपको बताया था ये जितने की डंपिंग कर रहा था वो, या फिर अगर इंजरी कम मार्जिन से हो रही थी तो वो, विच एवर इज लोअर। तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोज कर दी, और इस ड्यूटी को इंपोज करने के बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि अब ये ड्यूटी इंपोज कर दी गई है, तो इसके इंपोजिशन के बाद अब अगर ये गुड्स 60 रुपए के इंडिया में भेजेगा तो इंपोर्ट क्लियरेंस के टाइम पर ये एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन गुड्स की लैंडेड कॉस्ट इंडिया में जो होगी वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि अब इस ड्यूटी की वजह से लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंगली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यही सारी स्टोरी है। यस, अब इस स्टोरी में लेकिन दिक्कत क्या आई, सुनिएगा। दिक्कत ये आई, एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी गई विद द ऑब्जेक्टिव कि इंपोर्ट महंगे होंगे, लेकिन ये जो एक्सपोर्टर था इसने ये ठान रखी थी कि नहीं, इंडिया में गुड्स महंगे नहीं सस्ते ही जाएंगे, भले ही गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज क्यों ना कर दे। तो इसने क्या किया, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने इंपोज करी थी, लेट्स सपोज 40 रुपीज की, इसने क्या किया, उसने उस ड्यूटी का बर्डन आगे ना पड़े, उसने उस ड्यूटी को खुद से एब्जॉर्ब कर लिया। कैसे? उसने ड्यूटी एब्जॉर्ब करने के पर्पज से एक्सपोर्ट प्राइस घटा दिया। ड्यूटी की वजह से ये लैंडेड कॉस्ट ज्यादा हो जाती, इंपोर्ट महंगा हो जाता और इंजरी नहीं कर पाता। इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी जो लगाई, इसने उस ड्यूटी को खुद से एब्जॉर्ब कर लिया। 60 रुपीज में जो भी वो कमा रहा था उसने अपना मार्जिन घटा लिया, उसने इस प्राइस को और कम कर दिया, मतलब उसने गवर्नमेंट की एंटी ड्यूटी का बर्डन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया। इसने प्राइस और घटा दिया, 20 रुपए कर दिया। तो अगर इसने ऐसा कर दिया, प्राइस इसने कॉरेस्पॉन्डिंगली घटा दिया, तो क्या ये गुड्स इस घटे हुए प्राइस के साथ अब जब इंडिया में आएंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भले ही लग रही हो, क्या ये गुड्स अभी भी सस्ते इंडिया में आकर के नुकसान कर जाएंगे? आंसर इज यस। और ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद भी ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इसने, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट प्राइस फर्दर घटा करके एंटी डंपिंग ड्यूटी का बर्डन खुद में एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर ये ऐसा काम करता है तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंट थी कि ये महंगे हो जाएंगे और इंजरी नहीं होगी, वो इंटेंट इसने डिफीट कर दी है, वो इंटेंट इसने डिफीट कर दी है। और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट में जो सेक्शन 9A था एंटी डंपिंग ड्यूटी का, उसमें अमेंडमेंट करी, उसमें एक सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यह व्यक्ति इस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी का बर्डन एब्जॉर्ब कर लेता है बाय डिक्रीजिंग द एक्सपोर्ट प्राइस और हमारे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर देता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इसके अगेंस्ट फिर से एक्शन लेंगे और हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले लगाई थी उसको अब हम मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई का बेसिकली मतलब क्या, अब हम उसको इंक्रीज कर देंगे। हमने पहले जो लगाई थी उसका बर्डन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्राइस और कम कर दिया, तो हम कोरेस्पोंडिंग क्या करेंगे, इसने जितने एक्सटेंट तक एब्जॉर्प्शन करी उसको मैनेज करने के लिए हम
अपना मॉडिफिकेशन करेंगे ओरिजिनल नोटिफिकेशन में, और जितनी हमने पहले लगाई थी उसको हम बढ़ा देंगे। हमने 40 लगाई, इसने 40 से सेल प्राइस कम किया, हम इसे 80 कर देंगे, ताकि ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट महंगा ही इंडिया में पहुंचे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमें इंजरी ना दे। तो इफ द एक्सपोर्टर इज एब्जॉर्विंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपैक्ट बाय रिड्यूसिंग द सेल प्राइस, देन द गवर्नमेंट विल टेक एंटी एब्जॉर्प्शन मेजर। कैसे? बाय मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एंटी डंपिंग ड्यूटी, बाय इंक्रीजिंग द ओरिजिनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये हो गया एंटी एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंड सेम कंसेप्ट अगर सब्सिडाइज आर्टिकल के लिए होगा तो उसके लिए भी हमने एंटी एब्जॉर्प्शन ऑफ सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। एम आई क्लियर? मैंने यहां एक छोटा सा आपको एग्जांपल भी दिया, देख लेते हैं। मान लीजिए अभी तक एडीडी का इंपोजिशन नहीं हुआ, ए एक्सपोर्टर था, वो 80 यूएसडी के प्राइस पर इंडिया में गुड्स भेज रहा था, और ये प्राइस जो है ये डंपिंग वाला प्राइस है। बी जो था इसको इस डंप प्राइस पर वो आर्टिकल दे रहा था, और 80 पर वो इसे देता था। फिर एक्सपेंसेस एंड कस्टम ड्यूटी वगैरह मिला करके इन गुड्स की लैंडेड कॉस्ट इस इंपोर्टर के हाथ में पड़ रही थी 100 यूएसडी। तो 20 यूएसडी डॉलर्स के बेसिकली एक्सपेंसेस एंड ड्यूटीज के बर्डन इन्वॉल्व थे। और बी जो था, लेट्स सपोज वो आगे डोमेस्टिक मार्केट में अपना रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन एंड एक्सपेंसेस वगैरह की रिकवरी करते हुए 120 यूएस डॉलर पर इंडियन मार्केट में जो था वो सोल्ड आउट कर रहा था। ठीक है जी, डाटा क्लियर है? एक्सपोर्टर 80 रुपीज के प्राइस पर, विच इज अ डंप प्राइस, बी को देता था। लैंडेड कॉस्ट 100 की पड़ती थी, जिसको ये आगे 120 यूएसडी डॉलर पर इंडियन मार्केट में बेच देता था, अर्निंग अ हैंडसम मार्जिन। इन द एग्जांपल, एक्सपोर्टर हैज इनवाइस्ड द गुड्स टू द इंपोर्टर एट $80, which is a dump price, and with the addition of freight insurance extra and import duties, the said goods land in India at a price of $100 without any ADD। अभी तक ADD है नहीं, डंप्ड आर्टिकल सस्ते आए। They are resold by the importer in domestic market after adding a markup of $20 to account for his profit margin and other selling cost। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने शिकायत करी, उन्होंने बोला जी इसने डंप किया है। तो इन्वेस्टिगेशन हुई और पाया गया कि हाँ इसने डंपिंग करी है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दे दी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरेस्पॉन्डिंगली एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी। Let us assume that the fair market value in India of the like goods produced by the domestic industry is $140. The government, after investigation, imposes a duty of $20 on this import to create a level playing field। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पाया कि ये गुड्स जो डंप्ड हुए हैं इन पर $20 का बर्डन डाल देना चाहिए, ताकि डंपिंग का इंजीरियस इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन आ गया सेक्शन 9A में। अब ये नोटिफिकेशन अगर आ गया तो अब क्या पोजीशन होगी? अब ए जो $80 पर डंप कर रहा था बी को, अब इन गुड्स का लैंडेड कॉस्ट जो होगा, पहले $20 का बर्डन था, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगेगी तो 20 का बर्डन और आ जाएगा। मतलब अब इनकी लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ेगी? 120। और इंपोर्टर $20 का मार्जिन ले रहा था, तो अब वो कितने का बेचेगा? 140। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी फेयर प्राइस क्या है? 140। तो क्या अब इंजरी होगी या लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गई? लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गई। तो मैंने लिखा विद द इंपोजिशन ऑफ एडीडी ऑफ 20 USD, the landed value and resale price will go up by the same amount. The price paid by the end consumer in the domestic market is this. Thus, ADD of $20 has created a level playing field, and the user of subject goods in India will now have a fair choice between import and domestic product, which is also selling at US. सस्ता बेच करके जो ये इंजरी करने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी डंपिंग का इफेक्ट खत्म कर दिया बाय इंपोजिंग एन एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने
हमने जो $20 की ड्यूटी इंपोज करी थी, अगर उसने इसका बर्डन एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. Let us consider a situation where the exporter has reduced his export price in the following illustration. उसने क्या किया, पहले वो 80 रुपए के प्राइस पर डंप कर रहा था, अब उसने 80 की बजाय क्या कर दिया, 60 USD. खर्चा कितना था जी, 20 का नॉर्मल हो रहा था एंड 20 का एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से हो रहा था. अब ये कितना हो गया, इसे ठीक कर लीजिएगा. अब ये हो गया लैंडेड प्राइस हो गया 100 और वो $20 के मार्जिन को ऐड करके बेचता था, तो मार्केट प्राइस फिर से क्या हो गया 120. तो ध्यान में रखिएगा, आल्दो गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर चुकी, इन गुड्स की क्लियरेंस इंडिया में हो रही है, गवर्नमेंट इनके ऊपर $20 की एंटी डंपिंग ड्यूटी ले रही है. लेकिन क्या इस आदमी ने वो $20 की वजह से आगे चेन में प्राइस बढ़ने दिया या बर्डन को एब्जॉर्ब कर लिया? बर्डन को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि उसने अपना सेल प्राइस और घटा दिया. तो उसका ये जो काम है, दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. इसकी वजह से ये गुड्स अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते उतरेंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे और एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करके गवर्नमेंट ने जो सोचा था उस पर्पस को डिफीट करेंगे. तो अकॉर्डिंगली इस काम को टेक केयर करने के लिए एंटी एब्जॉर्प्शन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं. पढ़ूं मैं जरा थ्योरी को. अगर इसने ऐसा किया, इन सच अ केस इवन दो द इंपोर्टर इज इंपोर्टिंग द गुड्स आफ्टर पेइंग ADD of $20, the goods are being resold to the customer in India at a price which is lower than the fair market price charged by the domestic industry. The exporter reduction of export price has commercially enabled the importer to resell the imported goods in the domestic market at the same price as by not including anti-dumping duty. As a result, the investigating authority objective of creating a level playing field by the imposition of ADD is defeated. जो नहीं होना चाहिए, तो accordingly such a practice is called absorption and may be considered a form of unfair trade practice. In order to counter the same, the investigative authority would need to empower to investigate such practice and recommend and enforce the necessary counter measures. Accordingly, anti-absorption provision have been introduced in section 9A and also in section 9. Conceptual part clear है. Anti-absorption measure जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं. अब है क्या वो, तो वो ये है. 9A 1A भी आप पढ़ लेना आराम से, पहले यहां से समझ लो. अब अगर इस तरीके से प्राइस एब्जॉर्ब कर लिया गया है बाय द एक्सपोर्टर और गुड्स अभी भी डंपिंग ड्यूटी पे करने के बावजूद भी मार्केट में सस्ते ही आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फिर से इंजरी दिखाई देगी. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अप्लाई करेगी, जी आपने ड्यूटी इंपोज करी थी बट वी वांट टू टेल यू उस ड्यूटी के इंपोजिशन से हमें रिलीफ नहीं मिला बिकॉज उसको तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया बाय फर्दर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोर्ट प्राइस. तो आपको उनके इस एक्शन का उन्हें जवाब देना पड़ेगा. तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले. तो अब ये जो अथॉरिटी थी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ये फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी इस सिचुएशन का एंड दिस इज नाउ एंटी एब्जॉर्प्शन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है जी. अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या एक्सपोर्टर ने इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है. इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट की जाएगी और अगर इन्वेस्टिगेशन पर यह पाया जाएगा कि हां उन्होंने ये किया है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके उस काम का उत्तर उन्हें देने के लिए एक्शन लिया जाएगा. और एक्शन क्या होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी फर्दर मॉडिफाई मतलब इंक्रीज कर दी जाएगी. ये सब 9A 1A में लिख दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंडक्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड वेदर ADD लेविड हैज बीन सो एब्जॉर्ब. कंप्लेंट आ गई, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एनी अदर इंटरेस्टेड पार्टी shall file application with designated authority seeking initiation of anti-absorption investigation.
DA may also initiate, DA मतलब designated authority, he may also initiate such investigation suo motu. If absorption is found by designated authority, then it shall make recommendation to central government to modify ADD. ADD बढ़ाने की जरूरत है, वर्ड यूज मॉडिफाइड है बट बेसिकली प्लस है, इंक्रीज करनी है. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इशू नोटिफिकेशन मॉडिफाइंग द ADD. अब ये जो नोटिफिकेशन मॉडिफाइंग द ADD इशूड होगा, ये कब से अप्लाई होगा? नोटिफिकेशन जिस दिन आया उस दिन से या बैक डेटेड? तो इसमें भी सिमिलर प्रोविजन लिखे गए हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जा सकता है, पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम कितना होगा? जिस दिन एंटी एब्जॉर्प्शन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई थी उस दिन से मैक्सिमम ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है. गवर्नमेंट विल इशू नोटिफिकेशन मॉडिफाइंग दैट इज इंक्रीजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी. Central government may modify anti-dumping duty retrospectively also. However, the retrospective modification cannot be from a date earlier than the date of initiation of the anti-absorption investigation. Are you okay with this? तो पहले एंटी सर्कमवेंशन के प्रोविजन थे, अब एंटी एब्जॉर्प्शन के प्रोविजंस भी आ गए हैं. सर्कमवेंशन क्या होता है? जब जिस गुड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी उसका नाम, डिस्क्रिप्शन बदल दिया जाता है या उसको अनअसेंबल्ड वगैरह फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर देते हैं या किसी दूसरी कंट्री से रूट करते हैं, वो है सर्कमवेंशन. उसके मेजर्स पहले से थे, उसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव वाली स्टोरी को लिख दिया गया. एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ डिफरेंट स्टोरी. आर्टिकल एक्स भेज रहा था, आर्टिकल एक्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आई, आर्टिकल एक्स एज इट इज भेज रहा है बट ड्यूटी का इंपैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट प्राइस. एब्जॉर्प्शन के प्रोविजन पहले नहीं थे, अब आए हैं. एंड सेकेंड थिंग, इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव की बात बिल्कुल उसी तरीके से लिखी गई है. चलिए जी एक बार पढ़ लेते हैं. आएंगे पेज नंबर 56 पर, सेक्शन 9A 1B, एंटी एब्जॉर्प्शन. Where the central government on such inquiry as it may consider necessary. मतलब इंक्वायरी होगी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी करेगी. क्यों करेगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंप्लेंट देगी कि भाई साहब आपने ADD लगाई फिर भी ये सस्ते आ रहे हैं क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, तो वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट मे कंसीडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1, कि हमने जो इंपोज करी थी उसका तो एब्जॉर्प्शन हो गया है और उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से वेयर बाय द एंटी डंपिंग ड्यूटी सो इंपोज इज रेंडर इनइफेक्टिव. जो हमने इंपोज करी थी, जिस सोच के साथ इंपोज करी थी कि गुड्स महंगे होंगे, वो नहीं हुए, उसका नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ. आज भी ये सस्ते हैं, आज भी नुकसान कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से. देन गवर्नमेंट क्या करेगी? इट में मॉडिफाई सच ड्यूटी. मॉडिफाई का यहां मतलब है इंक्रीज. तो गवर्नमेंट अब ड्यूटी मॉडिफाई करेगी, इंक्रीज कर देगी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्जॉर्प्शन. हमने लगाया महंगा करने के लिए, तुमने प्राइस सस्ता करके एब्जॉर्ब कर लिया, कोई बात नहीं, हम और लगा रहे हैं, करो और एब्जॉर्ब करो, हम और लगा देंगे. बात क्लियर है? फ्रॉम सच डेट, और ये हम किस दिन से लगाएंगे? फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई. क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है? यस, बट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी. आई होप दिस इज वेल अंडरस्टूड. तो अगर शिकायत आती है, इंक्वायरी होती है और गवर्नमेंट को यह लगता है कि ADD जो हमने अभी लगाई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसका जो इफेक्ट हम क्रिएट करना चाहते थे वो इनइफेक्टिव उन्होंने कर दिया, तो फिर हम मॉडिफिकेशन कर देंगे. एंटी एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन जो आपने किया उसका एंटी एब्जॉर्प्शन मेजर है ये, कि हम मॉडिफाई कर देंगे. अब बेटा ये यूज कब होना है? जब जो ADD इंपोज की गई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया. अब एब्जॉर्ब कर लिया का क्या मतलब है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया एब्जॉर्ब कर लिया का क्या मतलब है, कि एक्सपोर्टर ने क्या किया, अपना प्राइस कम कर दिया. ठीक है, बाकी एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है वो इन्होंने यहां बता रखा है, एक्सप्लेनेशन.
फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, ये सबसेक्शन कब लगेगा? जब एब्जॉर्प्शन किया गया है ऐसा दिखाई दे, और एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका क्या मतलब होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्व कर ली गई है, ये हम कब कहेंगे? इन्होंने बेटा कहा 2 केसेस में। हम 2 केसेस में कहेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हमने पहले इंपोज करी थी उसको एब्जॉर्व कर लिया गया है। नंबर 1, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस। हमने एडीडी जब लगाई थी, एक्सपोर्ट प्राइस कुछ था, एडीडी इंपोज करने के बाद एक्सपोर्ट प्राइस फर्दर डिक्रीज कर दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी हुआ है। आर यू ओके विद दिस? यही मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया था, यहां मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लैरिटी दूंगा। जब हमने ओरिजिनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी तो एक्सपोर्ट प्राइस क्या था? 60। हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, उसके बाद इसने कम कर दिया, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के टाइम पर जो एक्सपोर्ट प्राइस था, अगर उसने बैकएंड में उसने आगे चल के इस प्राइस को और कम कर दिया है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो एब्जॉर्व कर ली गई है। अब ध्यान से सुनना, इफ देयर इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आगे ये लिखते हैं, विदाउट एनी कॉमनसरेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आर्टिकल। देखो, मान लो साल 2010 में उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी थी ऑफ व्हाटसोएवर अमाउंट, और जब इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी थी उस टाइम पर एक्सपोर्टर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेट्स सपोज एट अ प्राइस ऑफ ₹60, जो डंप्ड प्राइस पाया गया था और ड्यूटी इंपोज की गई थी। अब शिकायत आई कि इसने एब्जॉर्व कर ली है, तो वही क्या कह रहे हैं, अगर ड्यूटी के इंपोजिशन के टाइम पर जो एक्सपोर्ट प्राइस था वो आगे चल करके ये पाया गया कि उस एक्सपोर्ट प्राइस में फर्दर गिरावट कर दी गई है, वो 60 की बजाय लेट्स सपोज घटा करके 20 कर दिया गया है, तो हम ये मानेंगे उसने एब्जॉर्ब करा है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस हुआ है विदाउट एनी कॉमनसरेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आर्टिकल। बेटा सुनिएगा, अगर मैं एक्सपोर्टर से ये कहता हूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एंटी एब्जॉर्प्शन इंक्वायरी, अगर मैं ये कहता हूं देखो ओरिजिनली इन्वेस्टिगेशन जब की गई थी तुम्हारा 60 था, अब तुमने 20 कर दिया, फर्दर गिरा दिया, इसका मतलब तुम एंटी डंपिंग ड्यूटी को एब्जॉर्ब कर गए, तो कल एक्सपोर्टर मुझसे ये कहने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा जी आपने 2010 में इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2010 के बाद बहुत चेंजेस हुए हैं, और इतने चेंजेस हुए हैं कि उस गुड्स को बनाने की मेरी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, और मैंने जो प्राइस कम किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उसकी मेरी कॉस्ट कम हो गई है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब उन गुड्स को मैं बहुत सस्ता बना पाता हूं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, या फिर मुझे रॉ मटेरियल सस्ते मिलते हैं व्हाटसोएवर, जो मैं प्रूव कर सकता हूं कि उन गुड्स को मैं इतना सस्ता बनाता हूं कि मैं उसको अपनी यूएसए की मार्केट में भी बहुत सस्ते प्राइस पर बेचता हूं। तो ये जो मैंने कम किया है, आप इसको ऐसे मत देखिए कि मैंने एक्सपोर्ट प्राइस कम किया है विद द इंटेंशन कि मैं एब्जॉर्ब करना चाहता हूं, नहीं, मेरा एक्सपोर्ट प्राइस जेन्युइनली, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेन्युइनली कम हो गई है, मैं अब उसे यूएसए में भी सस्ता बेच रहा हूं, मतलब मेरी नॉर्मल वैल्यू भी कम हो गई है और एक्सपोर्ट प्राइस भी कम हो गया, तो इसे आप एब्जॉर्प्शन की सेंस में मत ले, दिस इज फॉर जेन्युइन रीजन। अगर प्रोसीडिंग्स में एक्सपोर्टर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देता है कि उसकी कॉस्ट जेन्युइनली कम हुई है जिससे उसकी नॉर्मल वैल्यू भी कम हो गई है, तो आपका एक्सपोर्ट प्राइस भी कम हुआ है, नॉर्मल वैल्यू भी कम हुई है, तो इसे आप एब्जॉर्प्शन ना कंसीडर करें। तो इसको एब्जॉर्प्शन नहीं कंसीडर किया जाएगा बिकॉज इन्होंने क्लियर कट कर लिखा है, जस्ट बिकॉज की प्राइस रिड्यूस किया गया है एब्जॉर्प्शन नहीं माना जाएगा। एब्जॉर्प्शन कब माना जाएगा? इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस विदाउट एनी कॉमनसरेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही है, सब कुछ वही है,
लेकिन इसने तब एक्सपोर्ट प्राइस चेंज किया, तब इसे एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। दूसरी कहानी, मान लीजिए, दूसरे वर्ड्स को आप पढ़िएगा, विदाउट एनी कॉमन्सरेटिव चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ सच आर्टिकल टू कंट्रीज अदर देन इंडिया। अब ये जो यूएसए का एक्सपोर्टर था बेटा, ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया को बेच रहा था, ये अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्स कंट्री, वाई कंट्री एंड सो ऑन। अब कहानी ये है, मान लीजिए इसका जो एक्सपोर्ट प्राइस था 60, वो बाद में घट करके 20 हुआ। गुड्स को बनाने की लागत पहले भी 15 रुपए थी, लेट्स सपोज, अब भी 15 रुपए है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने प्रॉफिट मार्जिन घटा दिए, प्रॉफिट मार्जिन घटा दिए। इसके मन में यह आया कि नहीं यार, अब मेरा काफी बिजनेस बढ़ गया है तो मैं प्रॉफिट मार्जिन घटा देता हूं, और प्रॉफिट मार्जिन जो उसने घटाए वो उसने सभी कंट्रीज के लिए घटा दिया। मतलब उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में सस्ता बेच करके इंडिया की मार्केट को नुकसान पहुंचाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज स्टिल सेम, बट उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिए, और अब वो सब्सटेंशियली रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन पर इंडिया एज वेल एज सभी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक्सपोर्टर इंक्वायरी में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को यह बताता है कि ये जो एक्सपोर्ट प्राइस कम हुआ है, ये इसलिए कम हुआ है बिकॉज हमने गुड्स के ऊपर अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिए हैं, और एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल टू कंट्रीज अदर देन इंडिया, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने सब जगह ही रिड्यूस किए हैं। तो आप ये ना समझे कि आपके एक्शन को मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, ये मेरा एक नॉर्मल कमर्शियल डिसीजन है। अगर वो ऐसा साबित कर देगा तो फिर इस केस को एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं कहा जाएगा। तो प्लीज वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन कब मानेंगे, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस विदाउट एनी कॉमन्सरेटिव चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ सच आर्टिकल टू कंट्री। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ था, अदर कंट्रीज के सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था, बट उसने सिर्फ इंडिया वाला सेल प्राइस जो है वो चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो फिर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो माना जाएगा। सिमिलरली उन्होंने लास्ट क्या लिखा, अगर डिक्रीज हुआ है इन एक्सपोर्ट प्राइस विदाउट एनी कॉमन्सरेटिव चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसने अपना सेल प्राइस रिड्यूस किया, लेकिन इस रिड्यूस करने के बाद भी जो रीसेल प्राइस इंडिया में वो पहले इंटेंडेड रख रहा था वो एज इट इज वो मेंटेन कर पा रहा है, सस्ते बेच पा रहा है, इंडस्ट्री को नुकसान कर पा रहा है, तो फिर माना जाएगा कि उसने एब्जॉर्व किया है। तो ये बेटा ए पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्व, एंटी एब्जॉर्प्शन एक्शन के लिए तब मानी जाएगी जब एक्सपोर्टर ने प्राइस रिड्यूस किया, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ था, थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट प्राइस जो था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, इंडिया की मार्केट में वो जो रीसेल प्राइस एश्योर कराना चाहता है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, पर उसका एक्सपोर्ट प्राइस चेंज है, तो एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड रूल्स भी होते हैं बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड रूल्स भी होते हैं। आपके सिलेबस में एंटी डंपिंग ड्यूटी सिर्फ एज अ कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट आपको दी जाती है, और यहां मैं आपको वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ही दे रहा हूं। एक्चुअल में एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट अ टेक्निकल थिंग, बिकॉज रूल्स में आगे बहुत ज्यादा बातें जो है वो लिखी हुई हैं। तो ब्रॉडली आप प्रोविजन समझना कि ब्रॉडली कंसेप्ट क्या है। अच्छा, अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, एंटी एब्जॉर्प्शन के लिए वो एक्शन तभी लिया जाएगा जब एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्व की गई। और एब्जॉर्व कब मानेंगे, ये ध्यान रखना दो केसेस में। ये अभी आपने ए पढ़ा है, अब बी क्या कहता है, अगर ए वाले में आप कवर नहीं होते हैं, अगर ए वाले पॉइंट में आप कवर नहीं हो रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन प्रूव नहीं हुआ ए में। लेकिन अगर कुछ और सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट रूल्स में बता देती है और कहती है जी इन सर्कमस्टांसेस में हम एब्जॉर्प्शन मानेंगे, तो रूल्स में अगर अदर सर्कमस्टांस बता दी जाती है और आप उसमें कवर हो रहे हैं तो भी
एब्जॉर्प्शन माना जाएगा और अकॉर्डिंगली एंटी एब्जॉर्प्शन का एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकेगा। तो आप ए में जो बात है, एक्सपोर्ट प्राइस कम हुआ, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं था, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स में कहीं कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन इंडिया वाला सेल प्राइस कम हो गया था, एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। या रूल्स में बताई गई परिस्थितियां जो भी है अगर आप उनमें फॉल कर रहे हैं तो भी एब्जॉर्प्शन माना जाएगा और ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकेगा। तो बी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल्स। अब रूल्स आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि इनके लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड रूल्स हैं, उन्होंने ऐसी कोई अदर सर्कमस्टांस नहीं बताई है, ऐसी कोई अदर सर्कमस्टांस अभी प्रेजेंटली नहीं बताई है। तो प्रेजेंटली प्रिवेलिंग पोजीशन के हिसाब से अगर ए में आप फिट बैठोगे तभी एब्जॉर्प्शन के गिल्टी पाए जाओगे। बी में प्रेजेंटली रूल्स में कोई सर्कमस्टांस नहीं बताई गई है, तो रिपीट कर रहा हूं, बी प्रेजेंटली उन्होंने कोई अदर सर्कमस्टांस नहीं बताई है। तो एज ऑन डेट अगर आप इसमें फिट बैठोगे तभी एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के गिल्टी पाए जाओगे और आपके अगेंस्ट ये एंटी एब्जॉर्प्शन का एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? चल सकता हूं आगे? चलिए आए जी, पेज नंबर 55। सिमिलर चेंजेस सेफगार्ड ड्यूटी में, उसमें सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल में हुए हैं, खुद से पढ़ लेंगे, सिमिलर चेंजेस है। अगले चेंज की बात करता हूं, और क्या चेंज हुआ है? अगला चेंज हुआ है एज टू द पीरियड ऑफ इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सिमिलर चेंजेस पीरियड ऑफ इंपोजिशन ऑफ सीवीडी। पीरियड ऑफ इंपोजिशन को लेकर के स्लाइड चेंज हुए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी का समझाऊंगा, समझ लो सेम चेंजेस सीवीडी में हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं? तो बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पाया जाता है कि डंपिंग हो रही है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी कर रही है, तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन गई और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करेगी। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करेगा, जो आर्टिकल डब किया जा रहा है उसके ऊपर, ये नोटिफिकेशन से लगाई जाने वाली ड्यूटी कितने पीरियड तक अप्लाई होगी, उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A सब सेक्शन 5 ये कहता था कि जो भी नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करेगा उसकी जो लाइफ होगी वो होगी 5 ईयर्स। वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ड्यूटी इंपोज करेगा अनलेस रिवोक अर्लियर, मतलब नोटिफिकेशन से ड्यूटी लगी तो वो 5 साल तक के लिए अप्लाई करेगी। हां, अगर 5 साल से पहले गवर्नमेंट उसको रिवोक करना चाहती है तो गवर्नमेंट कर सकती है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, एडीडी नोटिफिकेशन से जो लगेगी वो लाइफ टाइम के लिए नहीं लगेगी, वो 5 साल के लिए लगेगी। इसके पीछे उनकी थॉट है कि उन्हें इस बात की एक्सपेक्टेशन है कि जो आदमी सस्ता बेच करके नुकसान करना चाह रहा था, मार्केट पर कब्जा करना चाह रहा था, वो कर नहीं पाया क्योंकि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी से महंगा कर दिया, तो ऐसा आदमी इतने लंबे समय तक लॉस में नहीं बेचेगा। जब उसे दिख रहा है कि उसने सस्ता बेचा बट ड्यूटी से वो वापस महंगा हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो डंपिंग करना बंद कर देगा। अगर वो डंपिंग करना बंद कर देता है, ऐसा नजर आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ड्यूटी को पहले ही रिवोक कर देगी कि भाई उसने डंपिंग करनी बंद कर दी तो रिवोक कर लो। और अगर मान लीजिए डंपिंग करने वाली बड़ी एंटिटी थी जिसके पास ह्यूज बैलेंस ऑफ कैश हो और वो कैश बर्न आउट करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने बोला चलो हम देखते हैं 5 साल तक देखते हैं, और अगर 5 साल में भी इसकी हिम्मत नहीं खत्म हुई, इसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और ये आगे भी करता रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पीरियड को जो होगा वो आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंशन के पूरे प्रोविजन उन्होंने दिए थे। इनिशियली दे प्रिज्यूम 5 साल में आदमी हिम्मत हार चुका होगा, बंद कर देगा, सिचुएशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हमें लगा उसने नहीं हारी तो फिर हम जो होगा वो एक्सटेंशन कर देंगे। ठीक है, अब एक्सटेंशन को लेकर के इन्होंने ये प्रोविजन दिए थे
कि भाई 5 साल का पीरियड है, तो वो 5 साल जब अपने आखिरी समय में आएंगे ना, 5 साल खत्म होने वाले होंगे, तो उस टाइम पर रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन का बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसको हम बोलते थे सनसेट रिव्यू। 5 साल में ये ड्यूटी खत्म होने वाली है, तो उसके आसपास हम जो होगा रिव्यू करेंगे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं सनसेट रिव्यू। और वो मैंडेटरी था, क्योंकि उस सनसेट रिव्यू से ये तय होना था कि क्या ड्यूटी आगे कंटिन्यू करनी है या फिर इसे खत्म होने देना है। और अगर सनसेट रिव्यू पर हमें लगता है कि एक्सटेंड की जानी चाहिए, तो हम इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ टाइम किया जा सकता है। हाँ, ये कहा गया था कि वन टाइम एक्सटेंशन जो होगा वो 5 साल का होगा। अब वहां की लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन ये किया गया है। एक्सटेंशन को लेकर के लैंग्वेज ये कहती थी कि एक्सटेंशन किया जा सकता है 4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, ठीक है ना। एक टाइम में जो एक्सटेंशन किया जा सकता है वो किया जा सकता है 4-5 ईयर्स। और उसको पढ़ने से ऐसे लगता था कि एक्सटेंशन अगर होगा तो 5 साल तक का ही होगा, लेकिन उन्होंने उस लैंग्वेज को करेक्ट किया है। उन्होंने बोला है जी ये जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन जब भी हो 5 साल का ही होगा, 5 साल तो मैक्सिमम है। अगर ये लगता है 2 साल का एक्सटेंशन ही काफी है तो 2 साल का एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। तो यहां मैंने क्या लिखा, एक्सटेंशन एट वन टाइम फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स। मैं एक बार के लिए इसकी लीगल लैंग्वेज दिखा देता हूं आपको। आप आए पेज नंबर 56 पर, 9A सबसेक्शन 5, ADD imposed shall unless revoked earlier cease to have effect on the expiry of 5 year। अगर ये पहले विड्रॉ नहीं की जाती है तो नॉर्मली जो ADD इम्पोज करी गई है उसका इफेक्ट कब खत्म होगा, 5 साल की एक्सपायरी के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ सच इम्पोजिशन। प्रोवाइडेड दैट if central government in a review is of the opinion that discontinuation of such duty is likely to lead to continuation of reoccurrence of dumping and injury। अगर रिव्यू गवर्नमेंट करती है, जो मैंडेटरी होता है सनसेट रिव्यू, और उनको यह लगता है कि 5 साल के बाद ये ड्यूटी अगर डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी तो इससे डंपिंग और इंजरी तो चलती रहेगी, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सच इंपोजिशन। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्सटेंशन कर सकती है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पहली लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी कि टाइम टू टाइम एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन कितने का होगा, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जिसको पढ़ करके ये लगता था कि जब भी एक्सटेंशन होगा 5 साल का होगा। अब उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके क्या कर दिया, अप टू 5 ईयर्स। तो 5 साल में एक्सपोर्टर ने डंपिंग करनी बंद नहीं करी, तो गवर्नमेंट जो सनसेट रिव्यू से देख रही है कि नहीं जी ये तो करते ही रहेगा, तो गवर्नमेंट एक्सटेंशन नोटिफिकेशन इशू करेगी, और एक्सटेंशन नोटिफिकेशन में वो 2 साल का भी एक्सटेंड कर सकती है और 5 साल का भी कर सकती है। ध्यान में रखिएगा मैक्सिमम 5 साल है। अगर वो उन 5 सालों के बाद भी बंद नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा ये 5 साल जब खत्म होने वाले होंगे फिर से सनसेट रिव्यू होगा, और फिर से गवर्नमेंट एक्सटेंशन जो कर सकती है, लिखा हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ये एक्सटेंशन किया जा सकता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी एक्सटेंशन किया जाएगा वो मैक्सिमम होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। अच्छा, एक सिचुएशन अब ये देखो, ये क्या कह रहा था, एडीडी नॉर्मली अगर बात करें तो जब इंपोज की जाएगी कितने पीरियड के लिए होगी, 5 ईयर्स के लिए। अब ये क्या कह रहा था, अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, अनलेस रिवोक्ड अर्लियर। अब इन वर्ड्स का मतलब समझो, एडीडी का नोटिफिकेशन इशू किया गया एडीडी इंपोज करते हुए, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कब इसका इंपैक्ट खत्म होगा, इंपोजिशन से 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर ये नोटिफिकेशन का इंपैक्ट खत्म होगा। एक्सटेंशन हो सकता है बट अब इसको भूल जाओ, नॉर्मली 5 साल के बाद इसका इंपैक्ट खत्म होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या पहले भी ये रिवोक की जा सकती है? यस। और पहले रिवोक करने का बेसिकली मतलब क्या होगा बेटा, ये जो इनिशियल पीरियड होते हैं ना 5 ईयर्स, इसमें भी, इस 5 साल के बीच में भी रूल्स कहते हैं कि इस ड्यूटी का रिव्यू किया जाएगा। इस रिव्यू को हम बोलते हैं MTR, मिड टर्म रिव्यू। एक तो है सनसेट रिव्यू, वो सनसेट रिव्यू कब किया जाता है, 5 साल जब खत्म होने वाले होते हैं तब।
जब एंड नजदीक आ जाता है तब जो रिव्यू किया जाता है वो होता है सनसेट रिव्यू। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये तय करना कि आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। एक दूसरा रिव्यू होता है जो कि इस 5 साल के बीच में ही किया जाता है। इस रिव्यू का पर्पस क्या होता है कि इस ड्यूटी को पहले ही विड्रॉ कर देना है या 5 साल तक चलने देना है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिड टर्म रिव्यू। दोनों रिव्यू क्लियर है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 साल का फर्स्ट होराइजन, बीच में इवैल्यूएट करना है मिड टर्म रिव्यू, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या रिवोक कर दें। दूसरा है सनसेट रिव्यू, जो इस 5 साल की दहलीज पर किया जाएगा, यह तय करने के लिए कि आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मिड टर्म रिव्यू की। अब गवर्नमेंट जो है वो मिड टर्म रिव्यू करती है और रिव्यू करने पर उन्हें यह लगता है कि इस ड्यूटी को जो है वो रिवोक कर लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट पहले भी इस ड्यूटी को खत्म कर सकती है, पहले भी इस ड्यूटी को जो है वो खत्म कर सकती है। अब इन्होंने एक आगे प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट अगर मिड टर्म में इसे रिवोक करेगी तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ही रिवोक करे, गवर्नमेंट इसे टेम्परेरी भी रिवोक कर सकती है। एक तो ये हो गया कि परमानेंट रिवोक कर दिया, खत्म, और एक ये हो गया कि वो कहेंगे चलो हमें आजकल एक्सपोर्टर सुधरा हुआ दिख रहा है, वो डंपिंग नहीं कर रहा, तो चलो अभी इसे टेम्परेरी रिवोक कर लेते हैं। अगर रिवोक करने के बाद भी वो सुधरा हुआ ही नजर आया तो ठीक है, और अगर इधर हमने रिवोक करी और उधर फिर से वो एक्टिव हो गया तो फिर जो होगा हम अपना रिवोकेशन खत्म कर देंगे। तो दिस इज व्हाट टेम्परेरी रिवोकेशन। पहले सिर्फ क्या था, मिड टर्म रिव्यू होगा और रिवोक कर लिया जाएगा, टेम्परेरी रिवोकेशन की बात नहीं थी। अब इसमें टेम्परेरी रिवोकेशन की बात जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है जो ये कहता है इफ द सेड ड्यूटी इज रिवोक्ड टेम्परेरीली। तो टेम्परेरी रिवोकेशन की पावर जो है एक्सप्लिसिटली इसमें डाल दी गई है, टेम्परेरी रिवोक की जा सकती है। द पीरियड ऑफ सच रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम। तो टेम्परेरी रिवोकेशन इज पॉसिबल, बट वो टेम्परेरी जो होगा वो 1 साल एट टाइम, उससे ज्यादा के पीरियड का नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? तो आप क्या क्या चेंजेस पीरियड ऑफ रिवोकेशन के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखेंगे? बेटा नोटिफिकेशन 5 साल के लिए आती है, 2 रिव्यू है, मिड टर्म रिव्यू एंड सनसेट रिव्यू। ऐसे ही याद रखना, मिड टर्म रिव्यू यह तय करने के लिए किया जाता है ड्यूटी रिवोक करनी है या नहीं, और अगर लगेगा तो पहले ही रिवोक कर देंगे, और अगर रिवोक टेम्परेरीली करना है तो वो भी किया जा सकता है, वो टेम्परेरी लेकिन 1 साल तक के लिए ही टेम्परेरी रिवोकेशन आपका एट अ टाइम का किया जा सकता है। दूसरा रिव्यू है आपका सनसेट रिव्यू, जो इसलिए किया जा रहा है कि ड्यूटी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, और अगर कंटिन्यू करनी है तो एक्सटेंशन नोटिफिकेशन आएगा। वो एक्सटेंशन नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि 5 साल ही आगे लेकर के जाए, 5 साल मैक्सिमम है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी जो है वो हो सकता है। आई होप द पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू। तो यही चेंजेस थे जो कि इसमें किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है बेटा, रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी सर्कमवेंशन की पावर पहले भी थी दोनों ड्यूटीज में, अमेंडमेंट से रेट्रोस्पेक्टिव एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स को बोला गया है, पर रेट्रोस्पेक्टिव कितना, इंक्वायरी इनिशिएशन वाली दिन से खत्म। एंटी एब्जॉर्प्शन की पावर पहले नहीं थी, अब इंट्रोड्यूस की गई है। अगर एडीडी एब्जॉर्ब्ड है, सीवीडी एब्जॉर्ब्ड है, तो एंटी एब्जॉर्वेशन प्रोसीडिंग में एक्शन लिया जा सकेगा और मॉडिफिकेशन किया जा सकेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली भी बढ़ाई जा सकती है, बट अगेन रेट्रोस्पेक्टिवली कितनी, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ दिस एंटी एब्जॉर्प्शन प्रोसीडिंग्स। तीसरा चेंज पीरियड ऑफ इम्पोजिशन। मिड टर्म रिव्यू के बाद आप रिवोक कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं 1 साल तक के लिए। सनसेट रिव्यू के बाद आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, और एक्सटेंशन मैक्सिमम 5 साल के लिए किया जा सकता है। सो विद दिस मच माय एंटायर अमेंडमेंट्स ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट इज कंप्लीट विद यू। जो सब्सिडाइज आर्टिकल का सेक्शन 9 है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज आप खुद से कर लेंगे, सेम है,
फिर इसके बाद आप एक बार आइएगा पेज नंबर 59 पर। पेज नंबर 59, फाइनेंस एक्ट 2021 से एक और काम हुआ। फाइनेंस एक्ट 2021 से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है वो इंपोज कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है वो इंपोज कर दिया गया है। जैसे SWS होता था वो फाइनेंस एक्ट से इंपोज हुआ था, सोशल वेलफेयर, ऐसे ही जो है यहां पर AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है ये इंपोज किया गया है एज अ एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो इसकी कुछ बातें आपको पढ़ रहा हूं। AIDC जो है ये सेक्शन 124 ऑफ फाइनेंस एक्ट से इंपोज किया गया है। बाय नेचर इट इज कस्टम ड्यूटी, बाय नेचर इट इज कस्टम ड्यूटी। इसमें स्पेशल बात क्या है, इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। और आप लोग सेस के बारे में जानते हैं, जो सेस होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया टैक्स होता है और वो पर्पस उस सेस के नाम के साथ जुड़ा होता है। तो इस पैसे का यूज क्या है, वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है जी। नाउ सेस में खास बात क्या होती है, अगर गवर्नमेंट सेस के नाम से कोई टैक्स लगाती है तो आप सब लोगों को मैंने बता रखा है सेस का पैसा एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, उन्हें स्टेट्स के साथ शेयर करना नहीं होता। आप लोगों को मेरे इनिशियल लेक्चर ध्यान में रखने हैं। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नॉर्मल ड्यूटी लगाती है तो उस ड्यूटी या टैक्स से जो रिवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट सारा उसे नहीं रखती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसे शेयर करती है। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, आपने पढ़ी हुई है। नॉर्मली कोई नॉर्मल टैक्स या ड्यूटी से सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा कलेक्ट करती है उसका एक हिस्सा अपने पास रखती है, कुछ हिस्सा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। लेकिन अगर सेस लगाया जाता है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ लगाया जाता है तो सेस की कलेक्शन जो है वो एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख के उस पर्पस के लिए यूज करती है, वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती। तो ये बाय नेचर कस्टम ड्यूटी है, बट क्योंकि ये सेस है तो रिटेंशन ऑफ होल ऑफ प्रोसीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नो शेयरिंग विद द स्टेट्स। ये किस पर्पस के लिए लगाया गया है, तो सेक्शन 124 में लिखा गया है, ये लगाया गया है फॉर फाइनेंसिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। एप्लीकेबिलिटी ये लगाया गया है ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ध्यान में रखेंगे कस्टम्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो बातें होती है। ये सेस सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर लगाया गया है। अगर कोई एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस एक्सपोर्ट पर भले ही एक्सपोर्ट ड्यूटी हो लेकिन उसके ऊपर ये सेस नहीं होगा, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, सेक्शन 124 ने इसे सभी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लेवी इट ओनली ऑन स्पेसिफाइड गुड्स, ऑल अदर गुड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड। तो सेक्शन ने इसे सब इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया था, बट गवर्नमेंट ने अभी इसे सिर्फ सेलेक्टेड पर अप्लाई करना था, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उन्होंने बोला ऑल गुड्स अदर देन दीज सिलेक्टेड गुड्स वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो मतलब आज की डेट में ये जो होगा ये सिलेक्टेड आइटम के ऊपर जो होगा वो इंपोज किया जाएगा। फर्दर द BCD rates have been simultaneously lowered on items on which cess is imposed. Very important point. उन्होंने स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर फॉर द टाइम बिंग इसे लगाया, और जिन गुड्स के ऊपर इन्होंने लगाया उन्होंने साथ ही में क्या काम किया, उन गुड्स के ऊपर BCD जो थी वो कम कर दी। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं ABC, ये गुड्स थे जिनके ऊपर उन्होंने AIDC जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 से लगाया। ठीक है, सबके ऊपर लगाया नहीं, कुछ ही गुड्स के ऊपर लगाया है। तो लेट्स सपोज ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2021 ने AIDC लगाया। अब सुनना बेटा बात ध्यान से। अब A के ऊपर जब उन्होंने AIDC लगाया तो साथ ही में उन्होंने क्या किया, A के ऊपर जो BCD थी वो कॉरेस्पॉन्डिंगली लोअर डाउन कर दी। अब आप कहोगे सर एक तरफ तो AIDC लगा करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ BCD कम करके
रेवेन्यू कम कर रहे हैं। इसका तो कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। इधर आप ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा के कलेक्ट कर रहे हो और इधर बीसीडी कम कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? तो बेटा ये है गवर्नमेंट की चालाकी। ये चालाकी क्या है? मान लो ए के ऊपर अमेंडमेंट से पहले लेट्स सपोज वो बीसीडी लगाते थे, लेट्स सपोज थियोरेटिकली 20 रुपए, एआईडीसी था नहीं। अमेंडमेंट के बाद उन्होंने लेट्स सपोज बीसीडी कर दी 10 और इधर से एआईडीसी लगा दिया 10 रुपए। तो अगर रफली देखोगे तो अमेंडमेंट से पहले 20 रुपए ले रहे थे बीसीडी के, अमेंडमेंट के बाद 20 रुपए ही ले रहे हैं पर बीसीडी और एआईडीसी के नाम से। इससे फर्क क्या पड़ा बेटा? इसमें है बहुत बड़ी चालाकी। अमेंडमेंट से पहले जब 20 रुपए बीसीडी के ले रहे थे तो इस 20 रुपए का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती थी। अब अमेंडमेंट के बाद ले ये भले ही 20 रुपए रहे हो, लेकिन अब बीसीडी 10 है तो 10 का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 10 में से स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। एआईडीसी 10 पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। और चालाकी समझ आ गई हो तो चालाकी ये हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नेट शेयर मिलेगा वो अब ज्यादा मिलेगा। बीसीडी 20 रख करके उन्हें शेयर कम मिल रहा था बिकॉज स्टेट के साथ शेयर था, 20 में शेयरिंग देनी पड़ती थी। अब बीसीडी में 10 में से शेयरिंग जाएगी, नेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक सोच है बैकएंड में गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया है। ठीक है जी। एआईडीसी जो है ये किस रेट से लगाना है? तो बेटा सेक्शन कह रहा है इसकी मैक्सिमम रेट जो होगी वो वही होगी जो फर्स्ट शेड्यूल में बीसीडी की रेट है। मतलब अगर बीसीडी की रेट किसी आर्टिकल के ऊपर 20% है तो एआईडीसी भी 20% तक का लगाया जा सकता है। ये थॉट प्रोसेस इन्होंने क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है कि अगर एआईडीसी लगाएंगे तो बीसीडी उतनी कम कर देंगे। और आप भी समझदार है बेटा, बीसीडी जिस वैल्यू पर कैलकुलेट होती है एआईडीसी उसी वैल्यू पर ही जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये बात भी जो है वो इन्होंने प्रोवाइड करी है। जिस वैल्यू के ऊपर बीसीडी कंप्यूट होती है उसी वैल्यू के ऊपर एआईडीसी जो है वो कंप्यूट किया जाएगा। मैं लिखा देखो, अदर वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इसकी वही होगी जिस वैल्यू के ऊपर, जो वैल्यू आप सेक्शन 14 में लगाते हैं और बीसीडी कंप्यूट करते हैं। अदर प्रोविजन, बाकी बातें वो सब कस्टम एक्ट की जो होंगी वो नॉर्मल तरीके से इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये कोई बहुत, मैं आपको क्या कहूं, बहुत मतलब जो है चालाकी का काम है। मतलब बीसीडी घटा दी और एआईडीसी के नाम से सेस ले लिया ताकि नेट में अपना रिवेन्यू ज्यादा हो जाए। ये अभी तसल्ली की बात है कि ये बड़े सेलेक्टेड गुड्स के ऊपर अभी ये काम किया गया है। अगर सभी गुड्स के ऊपर ये काम कर देते तो मतलब समझ रहे हो बैठे बैठे स्टेट का एक मेजर रिवेन्यू लॉस हो जाता। अच्छा, बाकी ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी मैंने आपको पढ़ाई है, ये ड्यूटी क्योंकि सेलेक्टेड गुड्स पर है तो डेफिनेटली एग्जाम में आप इसे अपने आप से यूज नहीं करिएगा। ठीक है ना? एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्या आएगा? आर्टिकल एक्स इंपोर्ट किया गया है। अब उस आर्टिकल एक्स के ऊपर एआईडीसी डाली गई है या नहीं, ये सिलेक्टेड गुड्स पर है और वो सिलेक्टेड गुड्स आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ ये पढ़ा, सुना, समझा, इशू इज ओवर। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। इनफैक्ट ये जो ड्यूटी जर्नल ड्यूटी नहीं होती, सब पर नहीं लगती, वो सिलेबस में नहीं होनी चाहिए। ये आपके स्टडी मटेरियल में कवर थी तो मुझे एक बार के लिए बोलना मेरा फर्ज बनता है, मैंने आपको बोल के बता दिया। बाकी रीड ओनली अमेंडमेंट है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इस पर कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए जी, आगे लीगल टेक्स्ट है, जरूरत नहीं आपको पढ़ने की, मैंने सब समझा दिया है। एंड इसके साथ बेटा हमारा कस्टम्स की भी सारी अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। तो अल्टीमेटली हमने सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर ली है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपको सभी अमेंडमेंट विद लॉजिक विद कंसिक्वेंसेस अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आई है तो मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट से अपना जो फीडबैक है वो आप मुझे दें। आपका फीडबैक जो है वो आगे हमें फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो उत्साहित करता है।
आप में से बहुत बच्चे जो हमको सुनते हैं वो हमारे स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो हमारा उनका तालमेल पहले से बैठा नहीं होता है, वो हमें पहली बार यहाँ सुन रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपना फीडबैक जो है यहाँ दें। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड एक छोटी सी बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था अब की बार फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया कि अमेंडमेंट बुकलेट अपनी 2 पार्ट में करी। पहले जितनी भी अमेंडमेंट्स होती थी मैं उन सबको ग्रुप अप करके दे देता था, बट मैंने अब की बार अमेंडमेंट बुकलेट 1 में सिर्फ उन्हीं को सीमित रखा जो आईसीआई में भी नजर आ रही थी या मुझे बहुत ज्यादा भा रही थी। बाकी वो अमेंडमेंट जो आईसीआई में कहीं भी दूर दूर तक टच में नहीं थी, उन सबको मैंने आपका लोड हल्का करने के लिए सेपरेट अमेंडमेंट बुकलेट में डाला है। और मैंने आपको बोला था, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उनको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, और आपका टाइम कम लगे इसलिए सबके मैंने चार्ज दिए हैं। तो वंस अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट, एक बार इन अमेंडमेंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। समय ज्यादा ना हो तो कम से कम चार्ट बेस्ड डिस्कशन देख लीजिएगा। और कहीं अगर आपको लगे इनमें से किसी की जरूरत है, कि कहीं डिस्कशन की जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में डू मेंशन, आई विल ट्राई, मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए फर्दर वीडियो बना लूं। थैंक यू एवरीवन, आई विश ऑल द बेस्ट इन वेरी एडवांस फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो इस टाइम जो रिजल्ट आया दिसंबर 2021 के पेपर का, वो भी बहुत फैंटेस्टिक आया हमारा, और बहुत बच्चों ने सिर्फ हमको यूट्यूब पर ही सुना था एंड उन्होंने हमें बहुत वैल्यूएबल फीडबैक दिया है कि सर यूट्यूब से काफी मदद मिली। तो आप में से किसी का भी अगर भला होता है, हमारा थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वी आर क्वाइट हैप्पी। काइंडली लेट मी नो अगर आपको इसमें से किसी और डिस्कशन की फर्दर जरूरत महसूस होती है। थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। बैक इसलिए आया, एक छोटी सी बात आपको कम्युनिकेट करनी रह गई थी। हमारे पास जो आईडीटी का सिलेबस आईसीआई ने प्रेस्क्राइब किया हुआ था बेटा, उसमें जीएसटी और कस्टम दोनों था। उसमें कस्टम्स भी पहले कंप्लीट कस्टम उन्होंने कवर कर रखा था, मतलब कस्टम एक्ट 1962 के जो सारे सेक्शंस थे वो उन्होंने कवर कर रखे थे। बट क्योंकि कस्टम का वेटेज जीएसटी के कंपैरिजन में काफी कम था, तो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कस्टम्स को सेलेक्टेड वे में कवर किया एंड बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कि उन्होंने सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए। एंटिल लास्ट टाइम बहुत सारे चैप्टर एक्सक्लूडेड थे। मैं आपको बताऊं, एक्सक्लूजन करते टाइम उन्होंने एक चैप्टर एक्सक्लूड किया था वेयर हाउसिंग का। अब वो जब चैप्टर उन्होंने एक्सक्लूड किया था तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, और वो मेरे लिए इस वजह से सरप्राइजिंग था कि वो जो चैप्टर था वेयर हाउसिंग का, वो कस्टम्स में जगह जगह यूज किया जाता था। मतलब हम उसको इंपोर्ट प्रोसीजर अगर पढ़ रहे हैं तो भी वो डिस्कशन में आता था, हम उसको ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर कर रहे होते थे तो भी वो डिस्कशन में आता था, और हम इनफैक्ट उनको आईजीएसटी में, जब आपको आईजीएसटी किस तरीके से लेवी किया जाता है वो समझा रहे होते थे इंपोर्ट में, तो वहां भी वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती थी। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से वेयर हाउसिंग का चैप्टर एक्सक्लूड नहीं किया जाना था, बट उन्होंने कर दिया। तो खैर, स्टूडेंट हमेशा खुशी होते हैं जब ज्यादा चैप्टर एक्सक्लूड होते हैं, बट क्योंकि मुझे लगता था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जब भी पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को दी थी, तो भले ही उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, मैंने वेयर हाउसिंग का चैप्टर हमेशा आपको पेन ड्राइव में अवेलेबल कराया था, और वहां मैंने मेंशन करके दिया था कि मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एक बार के लिए वेयर हाउसिंग के लेक्चर सुन जरूर लें। और अब वो जो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए पास्ट में रहा था, आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो अब काम आएगा, क्योंकि आईसीआई ने वेयर हाउसिंग के चैप्टर को जो है वो वापस से मई 2022 एंड ऑनवर्ड्स के सिलेबस में जो है वो इंक्लूड कर दिया है। सो दैट वेयर हाउसिंग चैप्टर, क्योंकि वो हमारे द्वारा आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, तो उसके लिए मैंने कोई फ्रेश रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी है। मैंने तो पहले से ही आपको पढ़ाया हुआ है और आपको बोल भी रखा था, तो वो आपको मैंने नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से उसको मैंने यहां कहीं अमेंडमेंट लेक्चर में आपके साथ कहीं डिस्कस भी नहीं किया है। जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड लेक्चर था आप उसी को देखेंगे, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं वो हमारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसमें हमने प्रॉपर कवर करके दिए हैं। और इनफैक्ट जो वेयर हाउसिंग चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक वाली फाइल है, वो फाइल मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो कोई व्यक्ति सिर्फ वेयर हाउसिंग के चैप्टर के क्वेश्चंस अगर देखना चाहता है, तो एग्जाम में किस तरीके के आए थे पहले और अब कैसे आ सकते हैं, तो वो सब देख सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में वो ऑलरेडी फाइल्ड है।
तो दिस वॉज द लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड टू यू. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर.